हमारे चैनल एम हाई CLESSES1 पर सभी प्रधानाचार्यों एवं उप प्रधानाचार्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक, थम्स अप का चिन्ह और सब्सक्राइब बेल अवश्य करें। हमारे उत्साहवर्धन के लिए वीडियो को हाइप करें और अपना स्नेह एवं सहयोग सुपर थैंक्स दिल के माध्यम से देना न भूलें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। फोल्डेड हैंड्स। आस्ते भग आसीनस्यो ऊर्ध्व तिष्ठति तिष्ठतः सेते निपद्यमानस्य चराते चरतो भगः चरैवेति चरैवेति। जो बैठा रहता है उसका भाग्य भी बैठा रहता है, जो खड़ा होता है उसका भाग्य भी ऊपर उठता है, और जो आगे बढ़ता है उसका भाग्य भी आगे बढ़ता है। इसीलिए चरई वेती अर्थात चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। सभी गुरुजनों को एक बार मेरा फिर से प्रणाम है। गुरुजनों, हमने कल पहले सेट के अंदर 53 प्रश्न किए थे। अब हम उसके आगे के 53 प्रश्न करेंगे। प्रश्न हम कई पुस्तकों के संकलन से इन प्रश्नों को आपके लिए लेकर के आते हैं, और आपका स्नेह है सभी वीडियोज को मिल रहा है। अब बाकी के जो 53 प्रश्न उनको हम शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। चौवन का प्रश्न आप देख रहे हैं, आयकर प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए परिपत्र और अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है। प्रश्न आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है। आप अपने स्व विवेक से अपनी तैयारी के आधार पर बताइए कि इसका क्या उत्तर होगा। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है वो ही आयकर प्रावधानों को स्पष्ट करता है, परिपत्र और अधिसूचना जारी करता है। प्रश्न 25, क्षम्यताम 55 का प्रश्न है, अनुभाग 2 के उपनियम 7 के तहत करदाता कौन है। करदाता के बारे में पूछा गया है। उत्तर साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है। बी का उत्तर सही है, कोई भी करदाता जो कर, ब्याज या जुर्माना देने के लिए बाध्य हो। प्रश्न 56, अनुभाग 2 के उपनियम 31 के तहत व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। पहला विकल्प व्यक्ति, दूसरा हिंदू अविभक्त परिवार, तीसरा कंपनी, और चौथा विकल्प आपके सामने है विदेशी देश। तो इसमें हमारा डी का बिल्कुल सही हो जाएगा, विदेशी देश। प्रश्न 57, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच जो अर्जित आय है, अर्जित आय किस आकलन वर्ष में कर योग्य होगी। तो देखो आपके सामने, ये तो बड़ा सरल प्रश्न है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जो अर्जित आय है, तो इसमें तो आय अर्जित है, तो उसकी गणना किसमें होगी। तो उसकी गणना तो अगले साल ही होगी, अर्थात 26-27। सी का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा है, लॉटरी से प्राप्त जीत पर कर की दर कितनी है। तो लॉटरी से प्राप्त अथवा गेम शो या घुड़दौड़ जैसी आकस्मिक आय पर धारा 115 बीबी के तहत सीधी 130% प्लस सेस लगाया जाता है। प्रश्न 59, सकल कुल आय जीटीआई के अध्याय 6 के ए में के तहत कटौतियों को घटाने पर प्राप्त होता है। ए शुद्ध वेतन, बी शुद्ध वार्षिक आय, सी कुल कर योग्य आय टीटीआई, और चौथा है शुद्ध लाभ। बिल्कुल सही, अगर आपने सी का विकल्प चुना है, कुल कर योग्य आय टीटीआई। पेन में कितने अक्षर होते हैं, ये अक्षर तो गुरुजनों आपको याद भी है, 10 अक्षर होते हैं। 61 का प्रश्न, भारत में निवासी होने के लिए कौन सा शर्त आवश्यक नहीं है।
कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? देखिए विकल्प आपके सामने है। जो सी वाला विकल्प है वो जरूरी नहीं है, बाकी सारी चीज जरूरी है। बाकी सारी चीज जरूरी है जो आप देख रहे हैं। पिछले वर्ष में कम से कम 182 दिन या अधिक की उपस्थिति, पिछले वर्ष में 60 दिन और पिछले 4 वर्षों में लगभग 365 दिन की उपस्थिति, ए या बी में से कोई एक तो होना ही होना चाहिए। प्रश्न 62 स्क्रीन पे आपके सामने, किसकी वैश्विक आय पर कर लगाया जाता है? ए निवासी लेकिन सामान्यतः निवासी नहीं, गैर निवासी, सी निवासी और सामान्यतः निवासी, या फिर सभी। आपका उत्तर होगा निवासी और सामान्यतः है। प्रश्न नंबर है 63, वेतन आय पर कर किस आधार पर लगाया जाता है? वेतन आय पर कर किस आधार पर लगाया जाता है? ए केवल प्राप्ति आधार, बी केवल देय आधार, सी देय या प्राप्ति आधार जो भी पहले हो, डी केवल नगद आधार। केवल नगद आधार। उत्तर सी बिल्कुल सही है। देय या प्राप्ति आधार जो भी पहले हो उसके ऊपर कर लगाया जाता है। एचआरए के लिए छूट किस आधार पर है? एचआरए की छूट बतानी है। नियमों के अनुसार किराया भुगतान 10% वेतन। अनुभाग 16 के तहत वेतन भोगियों के लिए मानक कटौती। मानक कटौती बतानी है गुरुजनों, बड़ा सरल प्रश्न है। ऐसे प्रश्न तो आपकी उंगलियों पे रहते हैं। 50,000। लेकिन आगे व्याख्या में देखिए, पुराने टैक्स व्यवस्था के तहत वेतन भोगी कर्मचारियों को 50,000 की फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। नई टैक्स व्यवस्था में इसे बढ़ाकर 50,000 से कितना कर दिया गया? 75,000। प्रश्न 66, स्वयं निर्धारित संपत्ति के लिए शुद्ध वार्षिक मूल्य लिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। शून्य बिल्कुल सही उत्तर है, शून्य। जिस घर में करदाता स्वयं रहता है उसका नेट एनुअल वैल्यू जो एनएवी है कानूनन नील शून्य माना जाता है। एसओपी 1999 के बाद का ऋण पर आवास ऋण पर अधिकतम ब्याज कटौती है। उत्तर आप देख रहे हैं। यदि आवास ऋण 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया है और मकान स्वयं के रहने के लिए है तो धारा जो 24B के तहत भुगतान किए गए ब्याज पर अधिकतम 2 लाख प्रति वर्ष कटौती मिलती है। प्रश्न 68, अनुभाग 44 एडी के तहत अनुमानित कर व्यवसाय पर लागू है जिसकी टर्नओवर कितनी है? तो बिल्कुल 2 करोड़ रुपए है। गुरुजनों इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाता है कि वीडियो आपके लिए पूरा अपडेट बनाया जाए, लेकिन फिर भी कोई चीज अगर छूट जाती है तो आप भी बेझिझक होके उसको कमेंट में बता दीजिए और हम उसको तुरंत अपडेट कर देंगे और हम भी अपडेट हो जाएंगे। प्रश्न 69 का, सूचीबद्ध शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजी लाभ तब उत्पन्न होता है यदि होल्डिंग अवधि 6 माह, 12 माह, 24 माह या 36 माह। 12 माह। सूचीबद्ध शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजी लाभ तब उत्पन्न होता है यदि होल्डिंग अवधि है वो 12 महीने कम से कम रहनी चाहिए। किसी भी शेयर को 12 महीने रखना होता है। अनुभाग 54 की छूट तब उपलब्ध होती है जब घर बिक्री से एलटीसीजी पुनर्निवेशित किया जाए। आभूषण, शेयर, दूसरा आवासीय घर या फिर कृषि भूमि। या फिर कृषि भूमि। बताओ गुरुजनों इसके अंदर क्या होगा?
बिल्कुल सही आपका उत्तर सी। प्रश्न 71, उपहार कर योग्य होते हैं यदि किसी वर्ष में कुल मूल्य अधिक हो। किसी वर्ष में कुल मूल्य अधिक हो। प्रश्न 71 है 50,000 रुपए। अनुभाग 80C के तहत अधिकतम कटौती है। अधिकतम कटौती बतानी है गुरुजनों। अगर कोई इसमें अपडेट हो तो आप एक बार चैट जीपीटी में जाके अपडेट देख लीजिए और बताइए। 1.5 लाख 80C के तहत 1.5 लाख बताया गया है। अभी कुछ अपडेट है तो आप दीजिए। एनपीएस के लिए अनुभाग 80C डी 1B के तहत अतिरिक्त कटौती है 50,000। नए आकलन वर्ष 2026-27 के तहत अनुभाग 87A के रियायत के बाद कितनी आयकर मुक्त कर दी गई है। 7 लाख रुपए। धारा 54 में मकान बेचने से हुए एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ को दूसरे आवासीय मकान में निवेश करने पर कर में छूट मिलती है। यानी लंबे समय तक रखे गए मकान को बेचने से हुआ मुनाफा है एलटीसीजी कहलाता है। प्रश्न 75, कानूनी ढांचे का क्या अर्थ है। केवल दंडात्मक कानून, केवल संविधान, कानूनों, नियमों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं की प्रणाली, केवल न्यायिक निर्णय। तो ये 3 तो नकारात्मक है, उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन कानूनी ढांचे का उद्देश्य नहीं है। तो क्या क्या करता है गुरुजनों कानून। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। न्याय को बढ़ावा देता है, आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाता है। ये तीनों है, इसमें नहीं पूछा गया था, उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न 77, किस न्याय शास्त्र विद्यालय का तर्क है कि अन्यायपूर्ण कानून वास्तविक कानून नहीं है। कौन सा। कानूनी सकारात्मकवाद, समाजशास्त्रीय न्यायशास्त्र, प्राकृतिक कानून या फिर वास्तविकवादी विद्यालय। प्राकृतिक कानून। कानूनी सकारात्मकवाद के अनुसार कानून की वैधता इस पर निर्भर करती है। ए नैतिकता, बी स्रोत और प्रक्रिया, सी प्राकृतिक न्याय, डी न्यायिक व्याख्या। स्रोत और प्रक्रिया। प्रश्न 79, राज्य का कौन सा अंग कानूनों की व्याख्या और न्याय करता है। गुरुजनों दिख रहा है उत्तर, न्यायपालिका करती है। प्रश्न 80, भारत का संविधान कब लागू हुआ। ये तो आपको अगर नींद के अंदर भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो बेझिझक होकर के 26 जनवरी 1950। प्रश्न 81, संविधान का कौन सा भाग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला कहा जाता है। निर्देशात्मक सिद्धांत, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। उत्तर सी बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा जाता है। ए समानता का अधिकार देता है, अधिकारों की कार्रवाई के लिए उपचार प्रदान करता है, संसद की स्थापना करता है, निर्देशात्मक सिद्धांतों को परिभाषित करता है। तो उत्तर आपका 82 के अंदर बी का सही है, अधिकारों की कार्रवाई के लिए उपचार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकारों की कार्रवाई के लिए उपचार प्रदान करता है। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुआ। प्रश्न नंबर 83, पहला विकल्प गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण जी, डी मेनका गांधी बनाम भारत राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारत की संसद है, आपको पता है द्विसदनीय है। धन विधेयक केवल कहां प्रस्तुत किया जाता है, बताइए गुरुजनों। बड़ा सरल प्रश्न है आपके लिए तो ये। लोकसभा में। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। 86 का प्रश्न देखिए, संघ कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख
हमेशा राष्ट्रपति होता है। प्रतिनिधि विधान का तात्पर्य है विकल्प ए संसद द्वारा सीधे बनाए गए कानून को प्रतिनिधि का विधान कहेंगे, बी है न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून, सी है कार्यपालिका द्वारा कानूनी के अधिकार के तहत बनाए गए नियम और विनियम, डी है परंपराएं जिन्हें कानून के रूप में मान्यता मिली हो। तो उत्तर है आपका सी। 88 का प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय के कितने प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के कितने प्रकार के अधिकार क्षेत्र है? 4 सेकंड का समय आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। 4 प्रकार के। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय मुख्य रूप से 4 प्रकार के अधिकार क्षेत्र हमें देता है। पहला, मूल अधिकार क्षेत्र, राज्यों और केंद्र के बीच विवादों का सीधा समाधान मूल अधिकार क्षेत्र के तहत किया जाता है। दूसरा है अपीलीय अधिकार क्षेत्र, निचले न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई की जाती है। तीसरा है सलाहकारी अधिकार क्षेत्र, राष्ट्रपति को कानूनी विषयों पर परामर्श देना। और चौथा है रिट अधिकार क्षेत्र, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु निर्देश या आदेश जारी करना। तो ये 4 प्रकार के अधिकार हमें देता है। अनुच्छेद 226 की बात की गई है। उच्च न्यायालयों को क्या अधिकार देता है? बजट पारित करना, रिट जारी करना, न्यायाधीश नियुक्त करना या संविधान संशोधित करना। तो गुरुजनों आपका बी का उत्तर बिल्कुल ही सही है। कौन सा सिद्धांत सामान्य कानून के पूर्व निर्णयों का पालन कर संगति सुनिश्चित करता है? बिल्कुल सही है उदाहरण स्टेयर डिसीसिस। 91 का प्रश्न, लोकहित याचिका जो पीआईएल दर्ज की जाती है किस नियम में छूट देती है? प्राकृतिक न्याय, शक्ति पृथक्करण, कानूनी पात्रता या न्यायिक समीक्षा। तो कानूनी पात्रता, पीआईएल जो है वो कानूनी पात्रता में छूट देती है। संक्षिप्त व्याख्या देख लीजिए एक बार इसकी। परंपरागत जो नियम है, सामान्य कानूनों के अनुसार केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है। पीआईएल में छूट, जनहित याचिका पीआईएल इस नियम को शिथिल करती है, उसे कुछ ठंडा करती है। इसके तहत कोई भी नागरिक या संस्था गरीबों, पीड़ितों या सार्वजनिक हित के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। प्रश्न 92, कौन सा वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर तंत्र जन अदालत के रूप में जाना जाता है? तो सीधा सीधा जन का मतलब लोक होता है, जनता होती है, तो लोक अदालत उत्तर हो जाएगा। लोक अदालत शब्द का शाब्दिक अर्थ जन अदालत है, पीपल्स कोर्ट। उद्देश्य भारत में एक प्रमुख वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर तंत्र है जिससे अदालतों में लंबित या अदालत में जाने से पहले के मामलों को सौहार्दपूर्ण और बिना किसी कानूनी खर्च के तेजी से निपटाने के लिए गठित किया गया है। वैधानिक दर्जा, लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 हमें याद रखना है। लोक अदालत जो है उसको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है। निर्णय की बाध्यता, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अबोर्ड सिविल कोर्ट की डिक्री के समान अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। इसके खिलाफ किसी अन्य अदालत में अपील नहीं की जा सकती। प्रश्न 93, सामग्रिक कानून जो है उसको क्या परिभाषा उसकी होती है बताइए? परीक्षण की प्रक्रिया, अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, न्यायिक समीक्षा या न्यायालय की श्रेणी। बड़ा सरल प्रश्न है। अधिकार, कर्तव्य और दायित्व। प्रश्न 94, प्रक्रिया संबंधी कानून से क्या निपटता है? नैतिक मूल्य, अधिकार की परिभाषा, प्रवर्तन की प्रक्रिया, परंपरागत कानून। बिल्कुल सही है, प्रवर्तन की प्रक्रिया। आपराधिक कानून में प्रमाण का बोझ किस पर होता है? जो आपराधिक कानून क्या कहता है, हम किसी के ऊपर जब आरोप लगा दें तो जो प्रमाण है, सबूत जिन्हें हम कहते हैं,
वो किसको देने होते हैं? तो आपको पता है आरोपी तो आरोपी है, वादी क्यों देगा, न्यायाधीश क्यों सबूत लेके आएगा? अभियोजन। अभियोजन यानी जिसने शिकायत की है, जिसने शिकायत की है, या फिर उस शिकायत जिसने की है उसका वकील, ये दो सबूत लेकर के आएंगे। व्याख्या देख लीजिए। मूल सिद्धांत आपराधिक कानून का आधारभूत सिद्धांत है कि आरोपी तब तक निर्दोष है जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। प्रमाण का जो बोझ है वो आरोपी पर लगे आरोपों को बिना किसी उचित संदेह के बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करने की पूरी जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की होती है, सरकारी वकील और शिकायतकर्ता की होती है। अपवाद आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करने की आवश्यकता तब तक नहीं होती जब तक कि अभियोजन पक्ष से प्राथमिक दृष्टिया अपराध सिद्ध न कर दे। कुछ विशेष स्थिति को इससे दूर रखा गया है, जैसे कि दहेज, मृत्यु या एनडीपीएस एक्ट को छोड़कर, जहां कुछ पूर्वाग्रह लागू होते हैं, पहले से सोच रहे हैं कि ये अपराध तो इन्होंने किया होगा, उसको छोड़ के, उन पूर्वाग्रहों को छोड़ के बाकी अभियोजन को ही सबूत ला के देने पड़ते हैं। दीवानगी मामलों का निर्णय किस आधार पर होता है? यथोचित संदेह से परे, संभावनाओं के संतुलन पर, कड़ाई से जिम्मेदारी, दोष से पूर्व धारणा। तो दीवानी मामलों का निर्णय संभावनाओं के संतुलन पर किया जाता है। माफ करना, क्षमा करना। कानून के शासन का सिद्धांत किसने दिया? कानून के शासन का सिद्धांत किसने दिया? बताइए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बढ़िया। 97वां का प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। एवी डाइसी, कानून के शासन का सिद्धांत किसने दिया? एवी डाइसी। प्राकृतिक न्याय का कौन सा सिद्धांत दूसरे पक्ष को सुनो का अर्थ देता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। आगे बढ़ते बढ़ते प्रश्न हमारे काफी अच्छे होते जा रहे हैं, और आपको भी प्रश्न लगे तो आप कमेंट में ये जरूर कहना कि प्रश्न अच्छे थे। ओडी अल्ट्रम पार्टम, प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है दूसरे पक्ष को सुनो, इसे हम कहेंगे ओडी अल्ट्रम पार्टम। अब ये बाकी जो तीन है, नेमो जुडेक्स इन काउसा सुया, और ये है रिश जुडिकाटा और हैबियस कार्पस, इनके बारे में भी जान लेते हैं। अर्थ ओडी अल्ट्रम पार्टम एक लैटिन वाक्यांश है जिसका शाब्दिक अर्थ है दूसरे पक्ष को सुनो। अब अगले जो तीन बच गए उनको देख लेते हैं। सिद्धांत प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई निर्णय या कार्रवाई करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। अन्य विकल्प हम बात करें नेमो जुडिक्स इन काउसा सुया, कोई भी व्यक्ति अपने, वो किसे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामलों में स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता क्योंकि इससे पक्षपात होने का डर रहेगा। रिस जुडिकाटा किसे कहते हैं? जिस मामले पर अदालत पहले ही अंतिम निर्णय दे चुकी हो, एक अदालत ने निर्णय दे दिया हो, उसे दोबारा नहीं उठाया जा सकता, इसे कहेंगे रिस जुडिकाटा। हैबियस कार्पस, ये हैबियस कार्पस क्या है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप सब जानते हैं, गुरुजनों अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की याचिका को हैबियस कार्पस कहते हैं। प्रश्न 99, भारतीय कानूनी प्रणाली में एक प्रमुख चुनौती क्या है? आप सब देख रहे हैं विकल्प आपके सामने कि मामलों की लंबितता, क्योंकि ढांचा हमारा कम है, न्यायाधीश कम है, मुकदमे ज्यादा है। प्रश्न 100, समस्या समाधान को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? त्वरित अनुमान लगाना, वर्तमान और वांछित स्थिति के बीच अंतर को पहचानना, निर्णय दूसरों को सौंपना बिना दिशा के नेतृत्व है। वर्तमान और वांछित स्थिति के बीच को पहचानना और निपटाना समस्या समाधान को परिभाषित करता है। साइनेफिन ढांचा, किसकी बात कर रहे हैं? साइनेफिन ढांचा, उसका विकास किसने किया? बताइए, विकल्प आपके सामने है। विचलित नहीं होना है, साइमन देख के साइमन मत कीजिए। डेव स्नोडेन, डेव स्नोडेन। व्याख्या देख लेते हैं इसकी।
विकास और इतिहास साइनेफिन ढांचे का विकास 1999 में डेव स्नोडेन ने किया, जब आईबीएम ग्लोबल सर्विसेज में कार्य करते थे। साइनेफिन एक वेल्स शब्द है। कौन सा शब्द है? वेल्स शब्द है, जिसका अर्थ आवास, हैबिटेट या परिवेश होता है। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं गुरुजनों, सारा स्पष्ट हो जाएगा। उद्देश्य, यह एक सेंस मेकिंग मॉडल है। क्या मॉडल है? सेंस मेकिंग मॉडल है, जो प्रबंधकों और नेताओं को जटिल परिस्थितियों को समझने में सही निर्णय देता है। डोमेन क्षेत्र, डोमेन क्षेत्र यह समस्याओं को 5 श्रेणियों में बांटता है। 5 श्रेणियां आपके सामने हैं। स्पष्ट और सरल, जहां कारण और प्रभाव स्पष्ट हो। जटिल, जहां विश्लेषण और विशेषज्ञों की आवश्यकता हो। उलझा हुआ, जहां परिणाम अनिश्चित हो और प्रयोग की आवश्यकता हो। अराजक, जहां तुरंत कार्रवाई की जरूरत हो। अव्यवस्थित, जहां स्पष्ट न हो कि समस्या किस श्रेणी की है। कौन सी प्रकार की समस्याओं में स्पष्ट कारण प्रभाव संबंध सभी को दिखाई देता है? जटिलतम, जटिल, सरल या अराजक? प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, उत्कृष्ट क्वालिटी का है। सरल 102 में आपका सी का उत्तर हो जाएगा, सरल। प्रश्न 103, जटिलतम समस्याओं के लिए अनुशंसित दृष्टिकोण बताओ। सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या काम किया जाता है, फिर हम किस पे पहुंचते हैं। तो जटिलतम जो समस्याएं हैं उनको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले उस समस्या का परीक्षण करेंगे, महसूस करेंगे, उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे। बी का उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न 104, कौन सा मानसिकता लक्षण सुनिश्चित करता है कि जब डेटा किसी धारणा को खारिज करता है तो उसे बदलने की इच्छा हो? जिज्ञासा, वस्तुनिष्ठता और विनम्रता, विकास मानसिकता, प्रणालीगत सोच। बिल्कुल सही है बी का उत्तर, वस्तुनिष्ठता और विनम्रता। वस्तुनिष्ठता और विनम्रता क्या है? यह व्यक्ति को तथ्यों और आंकड़ों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष रूप से सोचने में मदद करती है, न कि व्यक्तिगत भावनाओं या पूर्वाग्रहों के ऊपर आधारित है। बौद्धिक विनम्रता, यह इस बात को स्वीकार करने की क्षमता है कि हमारी धारणाएं गलत हो सकती हैं। जब डेटा हमारी पुरानी धारणा का खंडन करता है तो विनम्रता व्यक्ति को अपनी गलती स्वीकार करने और सोच बदलने के लिए तैयार करती है। और जब तक हमारे अंदर पुरानी धारणाएं हैं, हम न तो कोई निर्णय ठीक से ले सकते हैं, न ही विचार कर सकते हैं। अन्य विकल्प देख लीजिए, जैसे जिज्ञासा है। अब जिज्ञासा क्या चीज होती है? नए डेटा और ज्ञान को खोजने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन वो पुरानी धारणा को त्यागने की गारंटी नहीं देती। विकास और मानसिकता, असफलताओं से सीखने और अपनी क्षमताओं के विकास पर जोर देती है। प्रणालीगत सोच, जटिल प्रणालियों के अंतर्गत अंतर संबंधों को समझने में मदद करती है। प्रणालीगत सोच, प्रणालीगत सोच क्या होता है? जटिल प्रणालियों को, अंतर संबंधों को, जटिल प्रणालियों के अंतर्गत संबंधों को समझने में जो मदद करती है वो होती है प्रणालीगत सोच। प्रश्न 105, जो 5 क्यों है, इस तकनीक का उपयोग किसमें मदद करता है? ए मंथन, बी मूल कारण विश्लेषण, सी लागत लाभ विश्लेषण, डी निर्णय मैट्रिक्स। बताइए 105 में क्या आएगा? मूल कारण विश्लेषण। 5 क्यों है, इस तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? मूल कारणों के विश्लेषण को जानने में। देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या। परिभाषा 5 क्यों एक सरल समस्या निवारण तकनीक है, जिसका उपयोग किसी समस्या के मूल कारण तक पहुंचने के लिए किया जाता है कि समस्या क्या थी, कार्यप्रणाली ये कैसे करती है,
इसमें समस्या के दिखने वाले लक्षणों पर रुकने के बजाय लगातार 5 बार क्यों का काम क्यों पूछा जाता है। प्रत्येक क्यों का उत्तर अगले क्यों के आधार पर बनता है, जिससे समस्या की असली जड़ सामने आती है। उत्पत्ति कैसे हुई इस 5 क्यों की? इस तकनीक को मूल रूप से साकेची डायोटा किसने प्रयोग किया, किसने बनाया? साकेची डायोटा ने विकसित किया। और इसका व्यापक उपयोग टोयोटा प्रोडक्शन, कौन सा प्रोडक्शन? टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में किया गया। प्रश्न 106 बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कैसे लगे गुरुजनों, कमेंट करके जरूर बताना। प्रश्न 106 7 चरण समस्या समाधान मॉडल, ये एक मॉडल है 7 चरण समस्या समाधान मॉडल। डेटा संग्रह के तुरंत बाद कौन सा चरण आता है? तो देखिए इसकी व्याख्या दी गई, ये पूरी व्याख्या समझाऊंगा मैं आपको। अंतिम प्रश्न है हमारा ये। समस्या समाधान मॉडल जो है उसके बाद में समस्या का विश्लेषण करना होता है। उत्तर भी सही है। इसकी व्याख्या देखिए। ये सारी व्याख्या मैंने एक साथ दे दी आपको। चरण समस्या समाधान, चरण समस्या समाधान मॉडल का तार्किक क्रम इस प्रकार है। पहला है समस्या को पहचानना और परिभाषित करना, भाई समस्या है क्या, उसको जानेंगे, उसको परिभाषित करेंगे। दूसरा है फिर उसके बारे में हम डेटा एकत्रित करेंगे। फिर है उस समस्या का विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसको देखेंगे डेटा के तुरंत बाद। फिर है संभावित समाधान उसका क्या है, कैसे हम उसका समाधान कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार करेंगे। फिर है जो जितने भी समाधान हमें मिले हैं उसमें से हम सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करेंगे। उसके बाद निर्णय लेंगे, और जो निर्णय लेने के बाद समस्या का समाधान निकल के आता है उसके बाद में हम उसके परिणामों का मूल्यांकन करेंगे। डेटा एकत्रित करने के तुरंत बाद उस डेटा का विश्लेषण किया जाता है ताकि समस्या के मूल कारणों और पैटर्न को समझा जा सके। बड़ा अच्छा प्रश्न है। 7 चरण आपके सामने है, उत्तर हमने आपको बता दिए। वीडियो कैसा लगा गुरुजनों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? एक हिंदी का वीडियो भी मैंने डाला था, उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं हिंदी नाम से। और जो पीछे की हमारे वीडियोज हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फटाफट एक बार हमारे चैनल का नाम नोट करवा देता हूँ। AIMHIGHCLESS1 हमारा ही चैनल आता है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। पीछे की वीडियोज भी देख लीजिए। और एक जब हमारे वीडियो को आप क्लिक करते हैं तो 7 दिन में आपको 3 हाइप मिलते हैं फ्री में, 3 हाइप मिलते हैं। वो हाइप करने से हमारा वीडियो ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो आपको अगर वीडियो लगा अच्छा लगा हो तो आप हाइप कीजिए हमारे 3 वीडियो को। 7 दिन में 3 वीडियो फ्री हाइप कर सकते हैं आप। और अगर आपको ऐसा लगता है हमने अच्छी मेहनत की है तो आप हमें सुपर थैंक्स भी दे देते हैं, वो भी हाइप के पास में ऑप्शन है सुपर थैंक्स का भी। और कल हमारी लाइव क्लास हुई थी, हिंदी की अशुद्धि संशोधन की। और 1-2 दिन में हम शब्द शुद्धि की क्लास और लेके आएंगे। तो वो जो हमारी अशुद्धि संशोधन की जो क्लासेस थी, बड़ी अच्छी क्लास थी, 2.5 घंटे की लाइव क्लास हुई वो। उसके अंदर हमने अशुद्धि संशोधन की जो हमारी लाइव क्लास थी उसके अंदर हमने क्या किया, कारक संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, मुहावरों संबंधी कोई भी अशुद्धि है, या जो हमारे निशान है जैसे प्रश्नवाचक है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, इनसे संबंधित अशुद्धि, या क्रम भंग हो जाता है, या कोई एक शब्द ज्यादा लगा दिया या आगे पीछे लगा दिया, मतलब कम से कम हमने 10-15 जो इसके प्रकार होते हैं अशुद्धि संशोधन के वो सब उस वीडियो में किए हैं। और अगली जो शब्द शुद्धि की हमारी क्लास होगी गुरुजनों उसके अंदर भी हम प्रयास करेंगे लाइव आने का। तो वो वीडियो भी देखिए आप। उसके बाद में आप जो कहेंगे वही बना देंगे हम दोबारा हिंदी के अंदर।
तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय राम जी की, नमस्कार, प्रणाम।